ध्यान देंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या बताता है, कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है। कंपनी की लाइबिलिटी मानी जाएगी, ये उनके मेंबर डायरेक्टर की लाइबिलिटी नहीं है। उनकी अपने आप में, कंपनी के अपने आप में क्या एक सेपरेट आइडेंटिटी है, वो लॉ की नजरों में एग्जिस्ट करती है अलग से, ठीक है। अब क्योंकि उसकी सेपरेट आइडेंटिटी है तो फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलता है कि भाई वो इंसान तो है नहीं, आर्टिफिशियल बॉडी है, तो हमेशा गोइंग कंसर्न मतलब हमेशा जिंदा रहेगी, हमेशा कंटिन्यूस चलती रहेगी। फिर क्या है, सेपरेट प्रॉपर्टी मतलब क्या, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, देन ट्रांसफर कर सकती है, देन कंपनी में भी केस हो सकता है और कंपनी भी किसी और पे केस कर सकती है, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में कॉर्पोरेट पर्सनालिटी डिटेल में पढ़ लिया, तो वो एक ही घिसी पिटी बातें कर रहे थे। चलिए अब आएंगे अपन किसमें, नेक्स्ट क्या लिखा है बताओ, पढ़ लिया था ये, परपेचुअल सक्सेशन क्या बोलता है, वेरी गुड। हमने एक बार में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जब पढ़ लिए थे तो उसमें हमने देखा था। तो परपेचुअल सक्सेशन क्या बोलता है कि कंपनी हमेशा जिंदा रहेगी, या फिर हम क्या बोलेंगे, कंपनी एक तरीके से क्या है, गोइंग कंसर्न है। यहाँ पे कौन सा वाला, कोई केस है क्या, नहीं, केस नहीं है। यहाँ पे जो प्रोफेसर, नाम क्या है, गोवर, ठीक है। प्रोफेसर एलसीबी जो गोवर है, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया कि भाई मेंबर क्या होंगे, वेरी गुड, मेंबर आते जाते रहेंगे, पूरे के पूरे मेंबर भी बदल जाए लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। फिर उन्होंने वही एग्जाम्पल देके बताया कि एक मीटिंग हो रही थी, उसमें पूरा एक बॉम्ब आ गया जिस कारण से सबकी डेथ हो गई, लेकिन हाँ सब लोग खत्म हो गए लेकिन स्टिल कंपनी चलती रहेगी। अब यहाँ पे कुछ जनरल जनरल बस बातें लिखी है। मेंबरशिप ऑफ द कंपनी में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, मेंबर्स हमेशा बदलते रहते हैं। आज तुम्हारे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स है, तुम उसे बेच दोगे, कोई और मेंबर बन जाएगा, ठीक है, लेकिन रिलायंस कंपनी तो वैसे ही रहेगी, ठीक है। नॉट अफेक्टेड इट्स कंटिन्यूटी, इसकी कंटिन्यूटी में कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे पूरे पूरे मेंबर ही क्यों ना बदल जाए। एक जो कंपनी होती है वो कभी भी मरती नहीं है, कभी नहीं मरती है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, एक्सेप्ट वाइंड अप। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कंपनी कंपनी की डेथ हो सकती है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं, इंसानों की तरह तो डेथ नहीं होती है, ठीक है, लेकिन हाँ कंपनी का वाइंड अप होता है जो एज पर कंपनी लॉ होता है। तो आपको पूरी बातें एक्सप्रेस करनी पड़ेगी, आप आंसर यस और नो में खत्म नहीं कर सकते। आप एज अ सीएस, एज अ कंपनी के एडवोकेट, आप अपने आप को क्या, आपका हमेशा आंसर डिप्लोमेटिक होगा, आप कभी भी आंसर यस और नो में नहीं दोगे। फॉर एग्जाम्पल आप भी कभी कुछ चीजें पूछते हो तो मैं यस और नो मैं भी नहीं बोलती, क्यों, क्योंकि जनरल रूल के साथ क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। अब जनरल रूल तो यही है कि हाँ नहीं डेथ हो सकती, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, लेकिन एज पर लॉ तो हो सकती है ना। अब उसको डेथ नाम नहीं दिया है, लेकिन कंपनी खत्म तो होती है, लेकिन खत्म होती है एज पर लॉ। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कंपनी की डेथ होती है तो क्या आप आंसर यस दोगे, या फिर आंसर आप नो बोलोगे, नहीं, आप बोलोगे कि हाँ जनरल रूल के अकॉर्डिंग यस है और एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग, सॉरी जनरल रूल के अकॉर्डिंग नो है और एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग यस है, ठीक है। तो बस मैं आपको ये बोलूं कि कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो जनरल और एक्सेप्शन के हिसाब से आपका आंसर यस और नो होता है, इसलिए तुम जनरली देखना, जिसके पास ज्यादा नॉलेज होता है ना वो बोलता है डिपेंड करता है सिचुएशन। क्यों बोल रहा है डिपेंड करता है, क्योंकि उसे दोनों दोनों सिचुएशन पता है कि भाई सिचुएशनल है ना, सिचुएशन के हिसाब से आपका आंसर चेंज होगा, कोई भी आंसर यस और नो नहीं होता, इसलिए आप डिप्लोमेटिक बन जाओगे ओवर द पीरियड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर उन्होंने रिपीट करिए बातें, अनअफेक्टेड बाय द डेथ या फिर इंसॉल्वेंसी या फिर रिटायरमेंट या फिर डिपैचर बाय द, क्या लिखा है, मेंबर या फिर डायरेक्टर। कंपनी के सारे मेंबर रिटायर हो जाए, कंपनी के सारे डायरेक्टर रिटायर हो जाए या फिर डेथ हो जाए, इन सब से हमारी कंपनी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। सेम एंटिटी इट्स रिमेन द सेम, वैसे ही रहेगी डिस्पाइट द टोटल चेंज इन दी मेंबरशिप। सारे के सारे मेंबर ही क्यों ना बदल जाए, क्या कंपनी को इफेक्ट आएगा, नहीं। बस एक ही चीज को ये देखो अलग अलग तरीके से बता रहे, क्योंकि एग्जाम में कोई एक तरीका आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए सेक्शन 9 बोलता है सब्सक्राइबर, कौन होते हैं सब्सक्राइबर्स, हमने तो मेंबर सुना है, हमने तो भाई डायरेक्टर सुना है, अब ये सब्सक्राइबर कहां से आ गए, पक्का, तो क्यों, शेयर होल्डर्स होते तो मेंबर ही क्यों नहीं बोल रहे उसको, मेंबर ही क्यों नहीं बोल रहे, शेयर सब्सक्राइब करते हैं, मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर सब्सक्राइब किया है तो मुझे सब्सक्राइबर बोल देना चाहिए, मेंबर क्यों बोल रहे। जब कंपनी बनती है, जब कंपनी बनती है एकदम नई नई कंपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो प्राइवेट कंपनी
और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स चाहिए, कितने मेंबर्स चाहिए, मिनिमम, ठीक है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने चाहिए, 7, यही होता है। तो जब कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट होती है, तो जब इनकॉर्पोरेट होते टाइम पर जो सब्सक्राइब करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर्स। उसके बाद सब मेंबर्स ही होते। सब्सक्राइबर मतलब मैंने शेयर सब्सक्राइब किया। अब स्टार्टिंग के जो मेंबर्स होते हैं, स्टार्टिंग के जो इनिशियल लेवल में जो मेंबर्स होते हैं, उन्हें हम क्या यूज करते हैं, सब्सक्राइबर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 2 सब्सक्राइबर और यहाँ पे क्या बोलेंगे, 7 सब्सक्राइबर्स। ओवर द पीरियड यही सब्सक्राइबर भी मेंबर बन जाएंगे। कंपनी का एक रजिस्टर होता है जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर। फिर इन सब्सक्राइबर का नाम किस में आ जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर। अब आज के टाइम पे तुम भी खरीद लोगे, 10 साल होगे, 20 साल होगे, 30 साल होगे, तो आपको बार बार सब्सक्राइबर टर्म यूज नहीं किया जाएगा, आपके लिए क्या टर्म यूज किया जाएगा, मेंबर्स, ठीक है। तो सब्सक्राइबर इनिशियल लेवल में जो शेयर्स खरीदते हैं उन्हें हम बोलते हैं, अदरवाइज वो होते हैं मेंबर्स ही है, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने सब्सक्राइब किया इसीलिए सब्सक्राइबर्स बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है, सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम। सब्सक्राइबर मेमोरेंडम में या फिर क्या लिखा है, ऑल दी अदर पर्सन, मतलब सब्सक्राइबर के अलावा जो भी बाद में आए हुए जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है। इन्होंने कहा वो सारे काम कर सकते हैं हमारी इनकॉर्पोरेट कंपनी की एज पर दिस एक्ट। कंपनीज एक्ट मेंबर्स को, सब्सक्राइबर्स को बहुत सारे काम देता है, डायरेक्टर को बहुत सारे काम देता है। तो कंपनीज एक्ट में जो जो काम दे रखे हैं वो किसी भी कंपनी में वो सारे काम कर सकते हैं। तो सीधी सिंपल बात, सारे काम किए जा सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, बस ध्यान रखना। फिर उन्होंने ये डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन रिपीट है। अब देखो, तुम्हें कोई एक कंसेप्ट समझाया जा रहा है, फिर उस पे बेस एक केस बताया जा रहा है और एग्जाम्पल के थ्रू चीजें समझाई जा रही है, ठीक है। तो कंसेप्ट को लेकर चलना, कंसेप्ट वही है। हेडिंग कौन सी चल रही है मुझे बताओ जरा, परपेचुअल सक्सेशन। ये बार बार एक ही चीज को बताएंगे, वो एक चीज क्या है, कि कंपनी तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी, कंपनी की डेथ नहीं होने वाली। चाहे मेंबर इधर से उधर हो जाए, चाहे डायरेक्टर इधर से उधर, चाहे सब्सक्राइबर इधर से उधर हो जाए, लेकिन कंपनी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये इंसानों की तरह नहीं मरती है। अगर इसकी डेथ होती है तो एज पर लॉ, तो इसे हम डेथ नहीं नाम देते, उसे हम क्या बोलते हैं, वाइंड अप है, ठीक है। तो बस इस कंसेप्ट को लेकर चलना है, एक ही चीज को बार बार समझाया जाएगा। अनटिल अनलेस कंपनी क्या लिखा है, लिक्विडेट लीगली। अनटिल अनलेस कंपनी क्या ना हो जाए, लिक्विडेट, लेकिन एज पर लॉ लीगली लिक्विडेट ना हो जाए, ठीक है। कंपनी विल, क्या लिखा है, अब थोड़ा सा समझना। दो टर्म होते हैं जो हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं, एक होता है वाइंडिंग अप, एक क्या होता है, वाइंडिंग अप, सुना है, और एक होता है डिसोल्यूशन। जरा मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस बताओ, वाइंडिंग अप क्या होता है और डिसोल्यूशन क्या होता है, पनस। शैली, कंपनी में भी होता है, ठीक है। और कोई है क्या बता सकता है, निशान, नहीं, चलो समझते हैं। वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है। वाइंडिंग अप क्या है बच्चों, एक प्रोसेस है, समझना। वाइंडिंग अप के प्रोसेस में हम क्या काम करें, धीरे धीरे जितने भी कंपनी के जो एसेट्स है बेच रहे, धीरे धीरे कंपनी के जितने भी एसेट्स है उसे क्या कर रहे हैं, बेच रहे। चलिए आईटेक्स का वाइंड अप करवाते हैं, टीवी बेच दी, सिस्टम बेच दिया, प्रोजेक्टर बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, ये वाइंडिंग अप की अभी प्रोसेस चल रही है। अभी हमारी कंपनी जिंदा है, अभी भी हमारी कंपनी का नाम आरओसी के ऑफिस में लिखा हुआ है, उनके रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है। जब सारी की सारी, यहाँ पे एक ऑफिसर होगा, यहाँ पे एक ऑफिसर होगा, ठीक है। ये ऑफिसर हरी झंडी दिखा देगा कि पूरा काम खत्म हो गया। पूरा काम खत्म हो गया मतलब क्या, सारे एसेट्स हमने बेच दिए, इस एसेट्स को बेच के हमने लिक्विड फॉर्म कर दिया, कैश आ गया हमारे पास। इस कैश को हमने किसको हाथे दे दिया है, जितने भी क्रेडिटर्स है बैंक से जो भी आए थे लोन वोन लेने के लिए, ठीक है, जिन्होंने हमें लोन दिया था उन सबको हमने चुका दिया। जब वाइंडिंग अप की प्रोसेस खत्म हो जाती है, वाइंडिंग अप क्या है, एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, सारे एसेट्स को बेचा जा रहा है, बेचकर लिक्विड फॉर्म में क्या जा रहा है, और जब ये कैश हाथ में आ गया तो जिन लोगों का हमें पैसा चुकाना था उन सबको हमने पैसा चुका दिया। तो ये एक प्रोसेस है। जब ये प्रोसेस खत्म हो जाती है फिर होता है, फिर क्या होता है, डिसोल्यूशन। मतलब आरओसी के ऑफिस में जो नाम लिखा था, अभी भी कंपनी जिंदा है, अभी भी कंपनी क्या है, जिंदा है। वाइंडिंग अप के प्रोसेस में कंपनी जिंदा है, मतलब आरओसी में नाम लिखा है, आरओसी के रजिस्टर में जब तक नाम लिखा होगा तब तक हमारी कंपनी परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब तब तक हमारी कंपनी जिंदा है। हम कंपनी को कंपनी के नाम से बुला सकते हैं क्योंकि ये अभी लॉ की नजरों में एग्जिस्ट करती है।
डिसोल्यूशन मतलब क्या, डिसोल्यूशन मतलब क्या, अब रजिस्टर में से नाम क्या हो चुका है, रिमूव हो गया है, नाम हटा दिया। अब जैसे ही नाम हटा दिया अब हमारी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। हम पढ़ रहे परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन बोलता है, वापस से रीड करेंगे, अनटिल अनलेस कंपनी लिक्विडेटेड लीगली, मतलब अभी वो प्रोसेस चल रहा है, लिक्विडेशन का प्रोसेस चल रहा है, जब तक वो प्रोसेस चल रहा है कंपनी विल हैव परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी जिंदा है, कंपनी की सांसें चल रही है। इट इज लाइक का वेंटिलेटर में चल रहा है और वेंटिलेटर में ऐसा होती है जो तुम्हारी लाइफ लाइन होती है, ऐसे दिखती है। अब मुझे ये बताओ, ये क्या है, ये है आपकी वाइंडिंग अप की प्रोसेस, और ये आपका क्या है, खत्म। मतलब ये आरओसी के पास रजिस्टर में जब नाम जो लिखा था अब वो यहां से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि भाई जब तक प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस चल रही है तब तक कंपनी क्या है, एग्जिस्ट करती है परपेचुअल सक्सेशन में, एंड इट्स एग्जिस्टिंग विल नॉट अफेक्ट बाय द फाइनेंशियल स्टेटस। भाई कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस जीरो हो चुका है, कुछ नहीं बचा है उसके पास, ठीक है, जिस कारण से लिक्विडेशन हो रहा है, जिस कारण से वाइंडिंग अप हो रहा है। लिक्विडेशन वाइंडिंग अप एक ही होता है, लिक्विडेशन वाइंडिंग अप एक ही होता है, क्योंकि वाइंडिंग अप की प्रोसेस में ही तो लिक्विडेट कर रहे हो ना। लिक्विडेट मतलब क्या, लिक्विडेट मतलब कि बस कैश में कन्वर्ट करो, अदरवाइज वाइंडिंग अप होता है और डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा तब तक इन्होंने कहा फाइनेंशियल स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर होल्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात, जब तक आपका लिक्विडेशन चलेगा कंपनी एग्जिस्ट करेगी, लिक्विडेशन खत्म, डिसॉल्व हो गया, अब कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। बात समझ में आई? अब क्या डिफरेंस बता पाओगे? वाइंडिंग अप क्या है? वाइंडिंग अप क्या है? एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। लेकिन आईटेक्स का नाम तो बोर्ड तो लगाए ना अभी बाहर, हम ये सारे काम करें, कोई भी आईटेक्स में आना चाहता है आ सकता है, आईटेक्स अभी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अब सब कुछ बिक गया, बिल्डिंग एकदम खाली कर दी, तो बोर्ड वोर्ड भी हटा दिया, अब आईटेक्स नाम की कोई भी चीज नहीं है। शैली क्या डाउट है? डिसॉल्व मतलब क्या होता है, अब पूरे से नाम खत्म, डिसॉल्व मतलब काम खत्म हो गया, अब पूरा ठप्पा लगेगा कि ये कंपनी अब एग्जिस्ट नहीं करती। डिसॉल्व मतलब भी खत्म होता है, लेकिन वाइंडिंग अप क्या हो रहा है, प्रोसेस खत्म करने की। वापस वाइंडिंग अप क्या है, खत्म करने की प्रोसेस, और डिसोल्यूशन मतलब क्या है, एक्चुअल में खत्म। जब आपको एक प्रॉपर लेटर मिल जाएगा कि हाँ ठप्पा लग गया, पेपर आ गया, सर्टिफिकेट मिल गया, अब आपकी कंपनी खत्म हो गई, प्रोसेस प्रोसेस सब खत्म हो गए। ठीक है, तो वाइंडिंग अप प्रोसेस है खत्म होने की, और जब एक्चुअल में खत्म होता है दैट वाज डिसोल्यूशन। दोनों एक ही साथ ही आते, दोनों, हाँ वो जो चैप्टर, वही नादान, वही वाली बात है, मैंने क्या बोला था, शोल्डर कौन होता है, ओनर होता है ना, तो वो नादानी थी ना, ओनर है क्या? एक्चुअली किसका ओनर है, अपने शेयर का ओनर है, कंपनी का मालिक नहीं है, अपने शेयर का मालिक है, वो नादानी थी। ठीक है, चलो समझ में आया। नेक्स्ट क्या लिखा है, और वहां पे जरूरत भी नहीं है एक्चुअल में उतनी डिटेल समझना। यहाँ क्यों डिटेल, क्योंकि अब आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, अब आपको पता होना चाहिए कि कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या है, कंपनी की क्या क्या उसके राइट्स है, जो उसकी पर्सनल चीजें, एज अ मेंबर एज अ डायरेक्टर मेरी पर्सनल चीजें अलग है और कंपनी की चीजें अलग है, तो ये अब आपको डिफ्रेंशिएट होना बहुत जरूरी है। चलिए क्या लिखा है, वेरिएशन इन द मेंबर्स एंड देयर आइडेंटिटी डज नॉट अफेक्ट, मेंबर्स बदलते रहेंगे, क्या कंपनी बदल जाएगी क्या? नहीं, कंपनी तो वही रहेगी। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ये सब होता है, नया पार्टनर आते हो तो अलग से बना रहे वगैरह वगैरह। चलिए एग्जाम्पल फटाफट रीड करेंगे। क्या लिखा है, कितने डायरेक्टर है, 3 डायरेक्टर, ऑल दी डायरेक्टर क्या है, शेयर होल्डर है। ठीक है, ऑल दी डायरेक्टर खत्म हो गए, कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। तो भैया किसको मेंबर बनाएंगे, किसको मेंबर बनाएंगे भैया? उनके घर वालों को बनाएंगे, उनके लीगल हायर को बनाएंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात, यहाँ पे बस यही बोला है, ये फिर से उस एग्जाम्पल से आपको क्या समझा रहे हैं, कंपनी को फर्क पड़ता नहीं है, बस कंपनी को समय दिया जाएगा। जो हम पिछले एग्जाम्पल में पढ़े थे ना, रक्षिता दी नहीं थी उस मीटिंग में, हम लोग सब थे, सब गए, तो रक्षिता दी हमारी लीगल हायर को फिर अपॉइंट करवाएंगी। ठीक है, चल समझ में आ गया। बस हेडिंग बताओ, हेडिंग क्या लिखी है अब? क्योंकि कंपनी इन द आई ऑफ द लॉ एग्जिस्ट करती है, तो अपने नाम से ही वो प्रॉपर्टी खरीदेगी। ठीक है, चलिए, द कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन, इन्होंने कहा भैया वो अपने मेंबर से एकदम अलग है, वो खुद ओन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकती है और अपनी प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है, खरीदना है तो खरीद सकती है, बेचना है तो बेच सकती है अपने नाम पर। ठीक, चलिए, अब यहाँ पर एक केस के थ्रू यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, मिसेस, ये केस पढ़ा था कि हमने सीएससीटी में, बच्चा करके केस था, मिसेस बच्चा। चलो आए देखेंगे, इनकम ऑफ द टी कंपनी इज एंटाइटल टू एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स अप टू कितना, 60%। ठीक है,
partial agriculture, the same income received by the shareholder in the form of the dividend cannot be regarded as a agriculture income as per the जो भी उन्होंने assessment income tax according बोला. No member claim the ownership of any item of the company's asset. अब थोड़ा सा समझना, एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है, एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है, मुझे बस ये बताओ, मेरे खेत है, मेरा एग्जाम्पल लेके समझ, ठीक है, मेरे खेत है, ठीक, मैंने क्या किया, कंपनी बनाई अपनी. अभी खेत मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं एक इंसान, ये मेरी जमीन है, ये मेरी लैंड है, ठीक है, ये मेरी अभी क्या है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, समझना. अब इस पर्सनल प्रॉपर्टी को मैंने एक कंपनी के हाथों बेच दिया. कुछ सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस याद आ रहा है? उस सोलोमन वाले केस में क्या होता, मैंने अपना ही बिजनेस बेच दिया था, ठीक है. अब जब मैंने अपना बिजनेस बेचा था तो मुझे कितने पैसे मिले थे वहां से, 40,000. उस 40,000 में उन्होंने 20,000 के शेयर्स दिए थे, 10,000 के डिबेंचर, और बाकी रिमेनिंग क्या दिया था, कैश दिया था. तो जब आप अपनी चीजें बेचते हो तो आपको पैसा मिलता है. तो सेम यहाँ पर यही बात था कि भाई मैंने अपनी जो जमीन है एक कंपनी बनाई और उस कंपनी को बेच दी, वापस मैंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो जमीन थी वो किसको दे दी, कंपनी के नाम पे दे दी. अब जब कंपनी के नाम पर दी तो कंपनी ने बदले में मुझे कुछ दिया होगा, क्योंकि अभी ये जमीन मेरी नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ पैसा मिला है, कंसिडरेशन मिला है, ठीक है, इनकम भी है मेरी. अब अगर मेरी इनकम हुई है तो उसमें टैक्स तो लगेगा. तो ये बोल रहे हैं कि भाई क्यों टैक्स लगा रहे हो, मैंने अपने आप को तो दिया, उस कंपनी में मैं ही तो हूं, मेरी तो कंपनी है. क्या बात ये समझ में आ रही है? तो भैया कोर्ट ने क्या बोला होगा, भैया कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, आपने किसी और को बेचा है हमारे अकॉर्डिंग, और किसी और को बेचा है तो उसमें कमाई हुई जो इनकम है उसमें टैक्स पे आपको करना पड़ेगा. इससे रिलेटेड कोई इंडियन केस होगा, है ना, बस नाम चेंज है, कंसेप्ट तो सेम है, ठीक है. तो यहाँ पे ये कह रहे कि भाई सेपरेट प्रॉपर्टी है, सेपरेट प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल फटाफट रीड करेंगे, क्या लिखा है. मिस्टर एक अमित है, इनकॉर्पोरेट कंपनी इन द नेम ऑफ द एबीसी पब्लिक लिमिटेड. कंपनी प्रोवाइड द केटरिंग सर्विस, ठीक है. अमित डिसाइड टू परचेज अ न्यू बिल्डिंग, ठीक है, एंड कंपनी की वैन, तो भैया बिल्डिंग खरीदी और वैन. एबीसी पब्लिक लिमिटेड, ठीक है, लीगली परचेज प्रॉपर्टी अंडर दी बिजनेस इंफॉर्मेशन. अमित डू नॉट हैव परचेज द प्रॉपर्टी अंडर हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन. कंपनी के नाम पे खरीदी जाएगी, हम कंपनी के लिए खरीद रहे हैं, तो कंपनी की बिल्डिंग, कंपनी की वैन, सब कुछ उसका. तो क्या ये अपने पर्सनल नाम पे खरीदेगा क्या? पैसा किसका यूज हो रहा है, कंपनी का, तो फिर किसका होगा, ऑब्वियसली. चलिए, तो सारे केसेस बच्चा घिसे पिटे हैं. अब कुछ केसेस आपको रीड करने पड़ेंगे. ये केस आप रीड करेंगे, जितनी ज्यादा रीड करेंगे उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी. कंसेप्ट लेकर चलना, ठीक है. चलिए, ये भी पूरा रीड, बस एक ही बच्चों, कुछ नहीं, कंसेप्ट सेम है. हेडिंग क्या थी, मतलब सबका कंक्लूजन क्या होगा, लेकिन केस रीड करना जरूरी क्यों है, क्योंकि सबके फैक्ट्स थोड़े से इधर उधर होंगे, और एग्जाम में क्या होता है, इन्हीं के फैक्ट्स दे दिए जाएंगे और आपको कंक्लूजन पता होना चाहिए, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, दो टाइप की कंपनी होती है, प्राइवेट और पब्लिक. अब मुझे बताओ, क्या प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर कर सकती है, पक्का? क्या पब्लिक कंपनी शेयर ट्रांसफर कर सकती है? लेकिन प्राइवेट कंपनी को बोला भैया कंडीशन है, क्या कंडीशन है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से आपको पहले पूछना पड़ेगा. इनको बोला भैया आप तो एकदम फ्री हो, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है. चलो वही सारी बातें. कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. क्या बता रहे लोग, शेयर का मतलब बता रहे. भाई सारे कैपिटल को आपने सारे लोगों पे बांट दिया, दैट वाज शेयर, आपका शेयर, इसीलिए वो नाम पड़ा है शेयर कैपिटल, ठीक है. चलो, शेयर एक तरीके का क्या होता है, प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है. अब मैंने अपनी जमीन खरीदी, मैंने क्या खरीदी, अपनी जमीन. वो जमीन क्या होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी. मैंने शेयर्स खरीदे, वो भी मेरी प्रॉपर्टी, लेकिन वो प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, मूवेबल, ठीक है. चले, क्या लिखा है, शेयर्स आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. नो शेयर होल्डर इज परमानेंटली, और क्या लिखा है, नेसेसरली, क्या लिखा है, वेडेड टू अ कंपनी, मतलब किसी ने शादी नहीं की है, किसी से कोई बंधा नहीं है कि भाई शादी कर ली अब तोड़ नहीं सकते. वैसे तो आज का जमाना सब बदल चुका है, वो भी तोड़ा जा रहा है, ठीक है. लेकिन ठीक है, यहाँ पे बस ये कह रहे हैं कि आपने कोई ऐसे कस्में नहीं खा ली है, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, ऐसे आपने कोई कसम नहीं खा ली है कि अब आप उस कंपनी को छोड़ नहीं सकते. शेयर है, तुमने लिया है, किसी और को दे सकते हो, ठीक है, तो आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो. सेक्शन 44 इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई कंपनी के शेयर क्या है, मूवेबल, और अगर कंपनी के शेयर मूवेबल है तो आप उसे क्या कर सकते हो, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो. फिर सेम वही सारी बातें कि अगर प्राइवेट कंपनी है और अगर पब्लिक कंपनी है तो बस कंडीशन है. प्राइवेट कंपनी में क्या कंडीशन है, पुराने शेयर होल्डर से पहले पूछो,
पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. द प्रिंसिपल by providing that the share held by the member are the movable property and can be transferred from one person to another in the manner provided in the article. तो वही वही सारी बातें. अब यहाँ पे इन्होंने टेबल एफ दे रखा है. क्या है ये टेबल एफ? मेमोरेंडम ए बी सी डी ई मेमोरेंडम, और एक होता है आर्टिकल एफ जी एच आई जे. समझना, हर कंपनी का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, दैट वाज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल. जो मेमोरेंडम है, जो आर्टिकल है, इसका प्रॉपर फॉर्मेट दे रखा है. इन्होंने कहा अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, या फिर आपकी कंपनी अनलिमिटेड है, ठीक है, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ऐसे अलग अलग टाइप होते हैं. तो अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का हमने फॉर्मेट दे रखा है. कहाँ? टेबल. कहाँ दे रखा है? टेबल ए में. और आर्टिकल का फॉर्मेट दे रखा है किसमें? टेबल एफ में. तो जब भी एफ से चीजें चालू हो जाए, एफ जी एच है, तो मतलब ये किसकी बात करें? आर्टिकल की बात करें. ए से लेकर ई तक की बातें हो रही है फॉर्मेटिंग की, तो ये किसकी बात करें? मेमोरेंडम. हो सकता है कभी कभार ये वर्ड यूज ना करें कि हम मेमोरेंडम की बात करें, आर्टिकल की बात करें. सीधा बस क्या बोलेंगे? हम किसकी बात करें? टेबल आई की बात करें, मतलब वो किसकी बात करेंगे? आर्टिकल. टेबल डी की बात करें, मतलब वो किसकी बात करेंगे? मेमोरेंडम. तो आपको टेबल फॉर्मेट पता होने चाहिए. अब वो टेबल फॉर्मेट हम ऑनलाइन भी देखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर में जब वो आएगा मेमोरेंडम आर्टिकल, हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें तो प्रॉपर देखेंगे और बनाएंगे भी, ठीक है. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डायरेक्ट क्या लिखा इन्होंने? लिखा है इफ द आर्टिकल डू नॉट प्रोवाइड एनीथिंग फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और रेगुलेशन प्रोवाइड, तो इन्होंने क्या बोल दिया? हम किसे फॉलो करेंगे? टेबल एफ. आर्टिकल कस्टमाइज होता है, हर कंपनी अपना खुद का आर्टिकल बना सकती है. अगर आर्टिकल तुमने बनाया एज अ सीएस, तुमने बनाया और कुछ बातें तुम भूल गए, मतलब आपका आर्टिकल साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या वो काम कर सकते? नहीं कर सकते? इन्होंने कहा कि टेबल एफ देख लो, टेबल एफ में सारी चीजें दे रखी है. जनरली जो भी होते हैं कस्टमाइज नहीं होते हैं. टेबल को कॉपी करो ताकि कोई भी चीजें भूल ना पाओ, ठीक है. दिखाऊंगी टेबल भी. हेडिंग बताओ क्या लिखा है? स्पेसिफिक प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा होगा. क्या कह रहा होगा इसमें? रिस्ट्रिक्शंस है. अब देखो लिखने का तरीका हमें सीखना पड़ेगा. प्रॉब्लम क्या आ रही है? मैंने कॉपी जो चेक कर दी है ना, पूरी तो नहीं हुई, अभी थोड़ा थोड़ा सा बचा है. तो जो मैं कॉपी चेक कर रही हूँ ना, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको ना वर्ड्स की बहुत कमी सी हो रही है. आपको मालूम है कि हाँ, प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है? शेयर ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देने का, ठीक है. अब आप अपनी बुक को जरा देखो. However, there is a restriction, ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. सबसे पहले चीजें हेडिंग, हेडिंग होनी चाहिए. आप हेडिंग कहाँ जा रहे हो? कुछ बच्चे बहुत अच्छे से हेडिंग लिख रहे हैं, कुछ बच्चे हेडिंग नहीं लिख रहे. तो सबसे पहले आपकी हेडिंग होनी चाहिए. हम यहाँ पे किसकी बात करें? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ किसकी बात करें? प्राइवेट कंपनी की. अंदर आप बताओगे रिस्ट्रिक्शंस कहाँ दिए रहते हैं, जरा मुझे बताओ. रिस्ट्रिक्शंस कहाँ दिए रहते हैं? आर्टिकल में लिखे होते हैं. सीधी सी बात, रिस्ट्रिक्शंस किस में दी होती है? आर्टिकल में, ठीक है. अब इन्होंने फ्रीली ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स क्या बता के रखा है? पब्लिक कंपनी. तो आपकी दो हेडिंग होनी चाहिए. अगर इस कंसेप्ट को समझा रही हो तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ. आप पहले क्या लिखोगे? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी. ये दो हेडिंग होगी. एक हेडिंग के अंदर आप क्या लिखोगे कि भाई प्राइवेट कंपनी बोलता है रिस्ट्रिक्शंस हैं. रिस्ट्रिक्शंस कहाँ गिवन होते हैं? आर्टिकल में. आर्टिकल में क्या रिस्ट्रिक्शंस गिवन रहते हैं कि पहले क्या करेंगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करेंगे. तो ये आपको पूरे से लिखना पड़ेगा. और फ्रीली ट्रांसफर इन लोगों ने भी देखो शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप एकदम ऐसा लिखकर नहीं कर सकते. आपको अपनी बातें पूरी कंप्लीट लिखनी पड़ेगी. दो हेडिंग और दोनों हेडिंग का अपना अपना अच्छे से एक्सप्लेनेशन. कोई शॉर्टकट यूज नहीं करना है, ठीक है. चलिए क्वेश्चन रीड करेंगे. एक शेयर होल्डर अग्रीमेंट है, ठीक है, शोल्डर्स के बीच में हुआ. स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन लाइक राइट ऑफ द फर्स्ट रिफ्यूजल या फिर प्रीएम्प्टिव राइट गिवन एनी शेयर होल्डर, वेदर सच रिस्ट्रिक्शन आर एनफोर्सेबल और नॉट इफ द सेम नॉट अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. केस रीड करो, मुझे बताओ समझ में आया क्या? कौन सी रिस्ट्रिक्शन की बात करें? ये क्या कर? राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल मतलब क्या? वही आप अपने एग्जिस्टिंग शोल्डर को दे रहे हो, उसके पास राइट होगा कि वो पहले रिजेक्ट करे. रिजेक्ट करेंगे तो बाहर जाने का. बस उन्होंने तरीका चेंज करके बोला. तो भाई कर सकते हैं क्या? ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड है? हाँ वैलिड है. लेकिन रिस्ट्रिक्शन लिखी कहाँ होती है? याद रखना आर्टिकल में. जितनी भी बातें हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, आर्टिकल को लेके पढ़ते हैं, ठीक है. चलिए ये जो केस है, अभी इन्होंने बस केस का नाम यूज किया, आगे चल के डिटेलिंग इसकी केस की होगी, ठीक है. अभी यहाँ पे याद नहीं रखना, अभी बस नाम देखो क्या लिखा है. वीबी
रंगाराज और क्या लिखा है, वीबी गोपाल कृष्णन। तो ये केस अभी आगे चलकर आएगा, बहुत डिटेल स्टडी करनी है क्योंकि ये एक लैंडमार्क केस है। अभी तो बस इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा और इसका नाम यूज कर लिया, ठीक है, लेकिन इसकी अपने आप में इंपॉर्टेंस है, जैसे सोलोमन वर्सेस सोलोमन की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो इसकी भी अपने आप में इंपॉर्टेंस है, यहाँ नहीं आगे चलकर, ठीक। चल, हेडिंग बताओ क्या लिखा है। पूरा रिपीटेटिव। कंपनी में केस किया जा सकता है और कंपनी भी केस कर सकती है, क्योंकि कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो अपने नाम पे केस कर भी सकते हैं और उस पे भी केस हो सकता है। कंपनी राइट टू सू एंड सम लॉस इज टू बी कंपनी टू दी प्रॉपर्टी या फिर पर्सनालिटी ऑफ दी कंपनी। कंपनी की पर्सनालिटी पे बात आएगी, कंपनी की प्रॉपर्टी पे बात आएगी, तो यस कंपनी का हक है, कंपनी का राइट है कि वो केस करे, या फिर सामने वाला कोई भी उस पर केस कर सकता है, ठीक है। चलिए, कंपनी इज एंटाइटल टू सू फॉर द डैमेज जो भी लिबल, ये नाम कुछ सुने सुने से लग रहे हैं, कहाँ सुने ये। सीएसईटी में जस्ट देख रही हूँ कितना याद है, समझाऊंगी मैं यहाँ पर। अच्छा, अभी जिगल में कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिया। लिमिटेशन पढ़ लिया, और अच्छा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, टॉट याद आ रहा है, अभी टॉट तो पढ़ोगे इसमें भी, कुछ याद आ रहा है सीएसईटी में टॉट, कुछ डिफेमेशन याद आ रहा है। वेरी गुड। डिफेम करना मतलब क्या था, हमने टाइप्स ऑफ टॉट पढ़े थे। डिफेम करना मतलब क्या, अक्सर सुनते हो मानहानि का केस, मानहानि का केस, है ना, मुझे बदनाम कर दिया, मानहानि का केस कर दूंगी एंड ऑल, ये सारे, है ना। तो इसके दो टाइप होते थे, ये वो दो टाइप है, लिबेल और सिलेंडर। एक होता था परमानेंट और एक क्या होता था, ठीक है। चलो, यहाँ वो समझाए नहीं है, वो बस क्या बोल रहे हैं, ये दो टाइप के डैमेजेस है, मतलब आपने क्या किया, कंपनी को बदनाम किया, और कंपनी को जो बदनाम किया तो कंपनी ने क्या किया भाई, उसको डैमेज हुआ ना, उसका नाम खराब हुआ, मार्केट में गुडविल खराब हुई, प्रोडक्ट उसके नहीं बिक रहे, स्टॉक मार्केट गिर गया, तो मानहानि का केस उसने कर दिया। तो बस ये कह रही कि कंपनी भी केस कर सकती है, उनका भी फोकस यहाँ है, बस मैं देख रही थी याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, वैसे अभी टॉट में फिर से पढ़ोगे। चलिए, केस, हाँ जी, जिगल में पढ़ोगे, हाँ जी, ठीक है। मानहानि डिफेमेशन होता है, डिफेमेशन मतलब क्या होता है, डिफेम करना। डिफेम करना मतलब क्या, जिसका अच्छा खासा फेम था उसे आपने डी कर दिया, मतलब आपने उसकी फेम को गिरा दिया। तो आप क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। तो केस दो टाइप के होते हैं, ठीक है। आपने शॉर्ट टर्म के लिए किसी का नाम खराब किया, या फिर आपने क्या किया, लॉन्ग टर्म के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने सबके सामने कुछ ऐसा बोल दिया जिस कारण से, है ना, आपकी इज्जत नीचे हो गई। फॉर एग्जाम्पल, है ना, अक्सर पेरेंट्स, मम्मा अक्सर ऐसा करती है, दोस्त के सामने तुम्हारी बुराई कर देती है, तो फिर आप मम्मा को अलग से आके बोलते हो यार उसके सामने आपने क्यों ऐसा बोला, ठीक है। तो जो मुंह से बोला जाता है वो शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, और जो न्यूज़पेपर में छपा दिया किसी को बदनाम करने के लिए, जो लंबे समय तक लोगों को याद रहे, वो परमानेंट रहता है। तो अब नाम तो खराब हुआ है, अब चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हुआ चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों के लिए केस बनता है, और केस क्रिमिनल केस तक बन जाता है, ठीक है। ये वैसे टॉट का कंसेप्ट है, जिगल में आप डिटेल में और पढ़ोगे, ठीक। चलो, तो बस कंपनी का नाम खराब है इसलिए उसने केस किया था, केस रीड करोगे। नेक्स्ट क्या है, हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल जा सकता है, लेकिन अभी तुम्हारे पास जनरल रूल है, एक्सेप्शन भी होता है। एक्सेप्शन क्या होता है, समझना। मैंने एक बच्चे को उठाया और बहुत सुनाया, कैसा आंसर लिखता है, जैसा भी प्रत्यक्ष को मैं अभी, है ना, 2 दिन बाद करूंगी मैं, ठीक है। हाँ, तो मेरा मेरा इंटेंशन क्या है, उसको चार के सामने नहीं, तेरा नहीं, हम नहीं ले रही, मजाक कर रही हूँ, ठीक है, दिल पे मत लेना। मैं कह रही हूँ एक बच्चे को मैं समझा रही हूँ, उसको सुधारने के लिए उल्टा सीधा बोला जा रहा है, लेकिन पर्पस क्या है मुझे बताओ, पर्पस क्या है, कि सुधर जाए, या फिर मेरा पर्पस था कि नहीं यार चार के सामने ना इसकी इंसल्ट ही करनी, ये था क्या मेरा पर्पस, नहीं। लेकिन उसको तो यही लगेगा, वो कोर्ट में यही प्रूफ करता रह जाएगा, नहीं दीदी ने इसलिए किया क्योंकि चार के सामने मेरी इंसल्ट हो, लेकिन मैं क्या प्रूफ कर रही होंगी कि मैं गुड फेथ में। अब वो जज का काम है, अब जज डिसाइड करेगा हमारी बातें सुन के, ये बोलेगा दीदी ने ऐसा इससे पहले भी 10 बार कर रखा है, फिर मैं कहूंगी यार मैंने बस तेरा नहीं किया, मैंने 10 बच्चे और किया है ताकि वो सुधर जाए, उसमें से वो तो सुधर गए, 9 बच्चे तो सुधर गए, तू ही रह गया। तो जज सुनेगा बातें और सुनकर, हाँ हंसेगा तो, और गुड फेथ में बोलेगा कि भाई मैंने गुड फेथ में किया है, तो कोई डिफेमेशन का केस नहीं बनता, समझ रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते, किसी पे भी कर सकते, कोई भी किसी पे कर सकता है, लेकिन
बात ये बात प्रूफ करने वाली बात होती है। क्या प्रूफ करोगे? 2 बार कर चुका है। लेकिन 2 बार जो कर चुका है, कौन सा 2 बार? वही जो हिंडरबर्ग का केस है, उस पे क्या? वो हिंडरबर्ग का जो केस है, उसको और थोड़ा सा और इसकी हिस्ट्री देखना। बहुत लड़ाइयां चल रही है उसकी, थोड़ी सी और हिस्ट्री देखना, ठीक है? तो हाँ, वो क्या कह रहा है, वो अपने आप को क्या बोल रहा है कि मैं किस में कर रहा हूँ, गुड फेथ में कर रहा हूँ। मैं तो भैया अवेयरनेस दे रहा हूँ ना। उसके अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है, भैया अडानी के पीछे पड़ गया वो तो जम के, है ना? वो कह रहा है मैं जनता के भले के लिए सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब उसका तो ये फोकस है। अब केस जाएगा जज के ऊपर है, जज खरीद लो, खत्म, है ना? बैठने वाला तो इंसान है। चलो चलो आ जाओ बच्चों, केस इलस्ट्रेशन रीड करने का, ठीक है? क्या लिखा है? सिटीजन क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ। सिटीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जरा बताओ। नागरिक, नागरिकता मिलती है, ठीक है? किसको मिलती है? किसको मिलती है? इंसानों को मिलती है। एक बात बस याद रखो, इंडिया, इंडिया के अगर आप सिटीजन हो तो ये सिटीजनशिप मिलती किसको? इंसान को मिलती है। तो क्या कंपनी इंसान है? हम बार बार बोले आर्टिफिशियल 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 आर्टिफिशियल, है ना भैया? तो कंपनी कभी भी सिटीजन, चलो ये तो हमें समझ में आ गया, कंपनी कभी सिटीजन नहीं होती। लेकिन 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 क्या कंपनी की नेशनैलिटी है? हाँ, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी पढ़ते ही हम। वेरी गुड। ये देखा जाएगा ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है, रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है, ठीक है? अब नेशनैलिटी और रेसिडेंस, रेसिडेंस कंपनी का होता है, क्योंकि ये डिसाइड कहाँ से होगा, कहाँ वो बिजनेस कर रही है, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, मेन हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर से डिसाइड होता है। लेकिन कभी भी कंपनी क्या नहीं होती है, कभी भी कंपनी सिटीजन नहीं होती है, ठीक है? तो कंपनी एक लीगल पर्सन है, नॉट अ सिटीजन। सिटीजन एक्ट में प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है। सिटीजन एक्ट डेफिनेशन देता है और इंसानों को सिटीजनशिप देता है, किसी आर्टिफिशियल बॉडी को देता नहीं है, इसलिए कंपनी की खुद की कोई नहीं होती है। सेक्शन 5 ऑफ क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन था, सिटीजनशिप एक्ट अलग है। तुमने देखा होगा एक टाइम पे बहुत ज्यादा हल्ला हो गया था सिटीजनशिप एक्ट को लेकर। ये कोविड के पहले की बात है, फिर कोविड आया, याद करो दिल्ली में पूरी धरना वरना बैठ गई थी, ठीक है? पूरा वही वही वाला पूरा एक्ट था, ठीक है? लेकिन फिर वो कोविड आया तो वो सब ठंडे बस्ते में चला गया, अदरवाइज मैटर चल रहा था, ठीक है? तो वो सिटीजनशिप एक्ट का ही चल रहा था, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट अच्छे से डेफिनेशन देता है कि कौन कौन इंडिया का सिटीजन होगा और कौन कौन इंडिया का सिटीजन नहीं होगा, ठीक है? हाँ बच्चा बोल। प्रोटेस्ट वगैरह क्यों होता है, अब समझना। कोई भी जब भी लॉ बनता है ना, जब भी कोई भी एनी लॉ, लॉ बनता है ना, तो पहले पब्लिकली बताया जाता है, पब्लिकली शो किया जाता है, और पूछा जाता है कि भाई हम ये नया लॉ लेकर आ रहे हैं। जो भी नया लॉ लेकर हम आ रहे हैं, उसमें किसी को भी अगर दिक्कत है, किसी को भी अगर दिक्कत है, तो आप हमें बताइए, हम उनकी बातें सुनेंगे। सेम चीजें, आपका आईसीएसआई भी अगर कुछ भी चेंजेस लाता है, फॉर एग्जाम्पल ये चेंजेस आपका सिलेबस ही क्यों ना रहे, आपका सिलेबस भी तो चेंज होता रहता है ना, ठीक है? तो कोई भी चीज नया आ रहा है या वो लॉ बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये सारी चीजें पहले जनता के सामने रखा जाता है और जनता से पूछा जाता है क्या आपको कोई दिक्कत है? तो वो दिक्कत दिखा रहे थे हमारी, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें ये लॉ नहीं पसंद आ रहा है। काफी सारे लॉज है, तुम अभी कृषि का देख लो, एग्रीकल्चर का लॉ याद करो, पूरे वो जो सरदार्स का पूरा, है ना? पूरा दिल्ली में तुमने देखा था, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी, ठीक है? अब सिटीजनशिप एक्ट को देखे, पूरे जो मॉमडेंस थे उनकी लड़ाई हुई थी। अब तुमने ट्रक का नया लॉ देखा था अभी बीच में, अभी ट्रक का, जिसमें सारे ट्रक ड्राइवर ने क्या कर दिया था, ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या था, वो नया लॉ क्या आ रहा था, उन्होंने क्या बोला था, अगर एक्सीडेंट हो गया तो 10-10 लाख के कंपनसेशन। तो बच्चों वो भी वापस लिया ना। तो सीन क्या है, थोड़ा सा समझो। जब भी कोई नया लॉ बनेगा या ऑलरेडी है वो अमेंड होगा, या फिर कोई भी नया लॉ बनेगा, तो जनता के सामने रखा जाता है, उसे दिखाया जाता है कि भैया हम ये लॉ लेकर आ रहे हैं, जिस किसी को दिक्कत है हमें अपनी बातें रखो, अगर हमें आपकी बातें सही लगेंगी तो हम इस लॉ में चेंजेस करेंगे, अगर हमें आपकी बातें सही नहीं लगेंगी तो लॉ जो हम सोच रहे वैसा ही बनेगा। तो हम तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं, वो ये बातें रखते हैं, इसलिए वो प्रोटेस्ट करने का हक है, आपका राइट है। अब वो किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, और सबने अपना प्रोटेस्ट किया, वो सही है, मैं उसे गलत नहीं कह रही, क्योंकि पूछा ही जा रहा है ना उनसे
किसी को भी दिक्कत है तो भैया रिपोर्ट करो, 30 दिन के अंदर रिपोर्ट करो, 60 डेज के अंदर रिपोर्ट करो। आप जब कंपनी के सीएस बन जाओगे तो आप भी ये सारे काम कर रहे होंगे। आप भी कहोगे कि भैया ये नया लॉ आ रहा है, किसी को दिक्कत है तो आके डिस्कस कर लो। अब वो डिस्कशन इतने सारे लोगों का एक साथ होता नहीं है, तो प्रोटेस्ट दिखाते हैं, फिर वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, उसके साथ बैठा जाता है, कमिटी बनाई जाती है, जैसे वो पूरा एग्रीकल्चर कृषि का जो हुआ था, उनकी पूरी प्रॉपर कमिटीज बनी थी, उनके साथ प्रॉपर बैठे थे, डिस्कशन किया था क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मतलब आपकी बातें सुनी जाएंगी। तो लॉ का रूल ही ऐसा है, आप ऐसे अपनी मनमानी तरीके से लॉ नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। होता क्या है, वहां पे जाके आपसे आपको बात करनी होती, लेकिन वो क्या कहते हैं हम बात नहीं करेंगे। तो वो बहुत मैटर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, मैटर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो फिर नए नए सिस्टम्स लाए कि चलो एक इंडिपेंडेंट कमिटी बनाएंगे जो एग्रीकल्चर को लेके बहुत ज्यादा सोचेंगे। तो वो किया जाता है, क्यों? क्योंकि लॉ ही अलाउ करता है, लॉ ने ही बोला है भैया आप अपने मनमानी नहीं कर सकते, वो डिक्टेटरशिप ना आ जाए कि भाई हमने लॉ बना दिया तुमको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं, हम लॉ बना रहे, तुमसे पूछा जाएगा बताओ कुछ लग रहा है चेंजेस, डिस्कस किया है, लेकिन जेन्युइन जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि जेन्युइन नहीं भी होते बच्चा। ठीक है, चल। हम्म। करेक्ट करेक्ट। देखो अभी ये अभी बस बातें हैं, अभी जब वो नया लॉ आएगा, देखो सबसे पहले बातें होती हैं, फिर वो लॉ बनता है, और फिर बनने के बाद पहले बनता नहीं है तब तक वो ड्राफ्ट ही रहेगा, बिल होता है वो। ठीक है, फिर पूछा जाता है, फिर जब सबकी सहमति आ जाती है, ठीक है, सहमति आने के बाद वो क्या लेता है, एक्ट का एक रूप लेता है। तो प्रॉपर ऐसे चलता है, स्टेप ऐसे होना ही चाहिए। लेकिन अब फायदे नुकसान है, हर चीज के फायदे नुकसान है। ठीक है, चलिए चलिए वापस। सिटीजन इज अवेलेबल टू दी, क्या लिखा है, इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन ओनली, नॉट आ, क्या लिखा है, जूरिस्टिक बोले तो आर्टिफिशियल बॉडी, है ना, तो ये जुडिशियल पर्सन, जुडिशियल जस्टिस के सामने, कोर्ट के सामने। ठीक है, तो यहाँ पे बस सीधे से उन्होंने बोला भैया सिटीजनशिप तो इंसानों को मिलती है, किसी और को थोड़ी ना मिलती है, तो ये रीजन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। फिर से उन्होंने एक केस बताया, केस का कंक्लूजन बताया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लीगल पर्सन इज नॉट अ सिटीजन, कैन एक्ट ओनली थ्रू द नेशनल पर्सन। तुम खुद सोचो, क्या कंपनी का खुद का कोई दिमाग है क्या? नहीं, वो डायरेक्टर के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकती, शेल्डर के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकती, इसलिए उन्होंने कहा कि भैया उसे नेशनल पर्सन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सर्टेन फंडामेंटल राइट एनरिच करता है कॉन्स्टिट्यूशन, किस की बात हो रही है यहाँ पे, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन, राइट टू इक्वालिटी। लेकिन तुम नोटिस करो हमने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 14 क्या था, आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी था। हमने क्या बोला था, अगर कोई भी अपनी पोजीशन का फायदा उठा नहीं सकता, सब बराबर है। लेकिन तुम नोटिस करो फंडामेंटल जो राइट्स मिले हैं वो सिटीजन को भी मिले, और जो सिटीजन नहीं है उसको भी, कंपनी को भी मिले। कोई फॉरेनर है, बाहर से आया है, इंडिया में टूरिस्ट है, घूमने आया है, अगर उसके भी फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं तो उसका भी हक है कि वो आवाज उठाए। तो हमने अपने सिटीजन को भी दिए फंडामेंटल राइट्स, फॉरेनर्स को भी दिए, और किसको दिए, आर्टिफिशियल बॉडी कंपनी को भी दे रखे हैं। तो वैसे कंपनी तो सिटीजन नहीं है, लेकिन हाँ सिटीजन ना होते हुए भी हमने उन्हें बहुत सारे राइट्स दे रखे, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हमने प्रोवाइड कर रखे, और ये फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ रखा है सीएससीटी में भी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जिगल में कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ोगे तो फिर से आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स किस किस को मिल रहे हैं और किस किस को मिल नहीं रहे। तो क्या कंपनी को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। अगर कंपनी कंपनी के अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो कंपनी भी आवाज उठा सकती है। ठीक है, चलिए केस एक बार रीड करेंगे, लेकिन इस केस का एक कंक्लूजन अभी जो पढ़ा, हम्म, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करो। चलिए क्या लिखा है, स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कंपनी थ्रू अ लीगल पर्सन, वो क्या है, सिटीजन नहीं है। कॉपर वाला केस याद रखना, ठीक है, आरसी कॉपर क्या बोल रहा है, इवन इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर सिटीजन, कंपनी के सारे पर्सन क्या है, सिटीजन है, स्टिल कंपनी क्या है, हम उसे सिटीजन नहीं बोल सकते, लोग सिटीजन है, इस कारण से कंपनी थोड़ा ना सिटीजन हो जाएगी, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट क्या बोलता है, सिटीजन होने के लिए क्या चाहिए, इंसान, कंपनी इंसान है नहीं, नेशनल पर्सन होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इवन इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर मैरिड, ये वही एग्जांपल देके बता रहे हैं कि भैया कंपनी के सारे लोग मैरिड है, तो क्या कंपनी भी मैरिड कहलाएगी? जब कंपनी ऐसे मैरिड नहीं होगी तो ऐसे सिटीजन भी नहीं। ठीक है, चलिए केस रीड करने का, नेशनैलिटी रेसिडेंस बोले तो प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां इनकॉर्पोरेशन हुआ है, जहां वो काम कर रही है। ठीक है, चलिए कंपनी सिटीजन तो नहीं है, लेकिन हाँ उसकी नेशनैलिटी है, डोमिसाइल मतलब क्या होता है, निवासी, निवास करना, मूल निवास से। ठीक है, मूल निवास मतलब कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि भाई
डोमिसाइल का मतलब क्या, प्लेस ऑफ इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है, इंडिया में। रीड करने का हेडिंग बताओ क्या लिखा है। किसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी की कि मेंबर्स की? कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड, सॉरी, कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड। अब इस मेंबर ने ना कितने का शेयर खरीदा है, 10 रुपए का। अगर 10 रुपए का शेयर खरीदा है और वो बोल रहा है भैया 8 रुपए मैंने पे कर दिए हैं, दैट मीन्स रिमेनिंग कितना बचता है। अगर 2 रुपए बचा है तो भाई आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, 2 से ज्यादा कोई ले सकता है आपसे नहीं। वही सारी घिसी पिटी बातें। मेंबर क्या लिखा है, मेंबर नाइदर दी, पहले तो बचपन में हमें पूरे टाइम बताते रहते थे मेंबर ओनर है, मेंबर ओनर है, और अब क्या बताते रहते हैं, बस दिमाग में है, ठीक है, एक्चुअल में ओनर नहीं है। तो मेंबर नाइदर द ओनर ऑफ द कंपनी अंडरटेकिंग और नॉट लाइबल फॉर इट्स डेट्स। अब यहां पे कंप्लीट क्या है, कंपनी, कंपनी का मालिक मेंबर नहीं है, और क्योंकि वो मालिक नहीं है दैट मींस उसे और क्या, वो लाइबल नहीं है किसके लिए, डेट के लिए भी। अगर वो डेट के लिए हाँ बोलता है तो बस लाइबल अगर है तो वो बन जाएगा ना ओनर। तो खुद आप सोचो, अच्छा है उसके लिए, ना ही बने तो अच्छा है, क्यों, क्योंकि कंपनी तो कितने करोड़ों के लोन ले रही है, ठीक है। तो अगर आपको मालिक बनना है तो मालिक वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भैया, लॉस आएगा तो भैया झेलने का, ठीक है। चलो, शेयरहोल्डर इज लाइबल टू पे द बैलेंस, बस वो लाइबल है अपने बैलेंस के लिए, ठीक है। ड्यू ऑन द शेयर सेल्ड बाय हिम मींस द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड। तो लिमिटेड है, लिमिटेड है मतलब मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, बस वो एक ही बात को बता रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल खुद से रीड करेंगे, 1000 रुपए वाला एग्जांपल दिया है, 100 दे रखा है तो 100 बाकी रिमेनिंग, ठीक। चलिए, एडवांटेज ऑफ द इन्वेस्टर एज वेल एज द पब्लिक, क्या, इंक्रीज द एग्रीगेशन ऑफ द स्मॉल सम इनटू लार्ज। लेकिन हमने मेंबर्स को रखा क्यों, जब वो ओनर नहीं है, बस उन्होंने क्या बोला, छोटा 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 पैसा एक तरीके से क्या होता है, बड़ा इकट्ठा होता है, और वो कंपनी के लिए फायदेमंद होता है, कंपनी के लिए भी फायदा कर और हमारे लिए भी, क्योंकि कंपनी को अगर फायदा होगा तो हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्या लिखा है हेडिंग, जनरल रूल। अभी क्या पढ़ा हमने, जनरल रूल, कंपनी की कंपनी के मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड, ये पक्का जनरल रूल है। वापस वापस मुझे बताएंगे, कंपनी के मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। अब हेडिंग बोलता है एक्सेप्शन, बताओ अब इस हेडिंग का मतलब क्या है, मेंबर की लाइबिलिटी अब लिमिटेड है कि अनलिमिटेड। वेरी गुड, मतलब कि यहां लाइबिलिटी अब अनलिमिटेड हो जाएगी, एक्सेप्शन, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आपके लिए बिल्कुल नया है, आओ रीड करेंगे क्या लिखा है। मेंबर्स आर सेवरली लाइबल हो जाएंगे इन सर्टेन केसेस। अब केसेस थोड़ा समझेंगे, थोड़ा मुझे बताओ, पब्लिक कंपनी और एक तरफ आती है हमारी प्राइवेट कंपनी, मिनिमम मेंबर्स बताएंगे, ठीक है, मिनिमम मेंबर्स बनाएंगे और मैक्सिमम मेंबर्स बताएंगे, ठीक है। चलो, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, पक्का, मैक्सिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, 200, कुछ 100 सा याद आ रहा है, 200 ही करेक्ट है, कंफ्यूज कर रही थी, ठीक है। चलो, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने, कोई लिमिट ही नहीं है भाई, जितने लोग को खरीदना है कोई लिमिट थोड़ा ना ऐसे, ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया। चलिए, अब हम बात करेंगे किसकी, डायरेक्टर की बात करेंगे, ठीक है। डायरेक्टर मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर, कितने बताओ जल्दी, 2 बोल रहे, 3 बोल रहे, कितने बच्चे, 2 बोल रहे, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में, गुड, मैक्सिमम कितने, दोनों में कितने, लेकिन इनकी कंडीशन ऐसे 15 ना स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास करोगे तो 15 से ज्यादा भी। रिलायंस कंपनी में 20 डायरेक्टर बैठे, 25 बैठे, बैठ सकते हैं, हाँ बैठ सकते हैं, क्यों बैठ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, मेंबर से पूछा है भाई जरूरत है ज्यादा डायरेक्टर की, रख ले क्या, वेरी गुड।
स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या, 75% वोट देकर मेंबर्स ने हमें, है ना, हाँ बोला है कि हाँ आप ज्यादा डायरेक्टर रख सकते हो। तो ऐसे मैक्सिमम की कोई फिक्स लिमिट नहीं होती, क्योंकि 15 से भी ज्यादा हम रख सकते हैं। ठीक है। अब मेंबर्स में वापस से आते हैं। मेंबर्स बोलता है भाई प्राइवेट में मिनिमम 2 होने चाहिए और पब्लिक में मिनिमम 7, और मैक्सिमम की बात करें तो 200, और क्या लिखा है, अनलिमिटेड। चलिए ये बात तो हमें समझ में आ गई। बस रिवाइज करवा रही थी क्योंकि इससे रिलेटेड अभी कंसेप्ट है। साफ साफ यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी रिड्यूस कितना, 7 से कम हो गए। भाई एक पब्लिक कंपनी, तभी तक हम पब्लिक कंपनी उसे बोलेंगे जब तक मिनिमम 7 की लिमिट होगी। अब एक आध मेंबर बोल रहा भैया मैं तो छोड़कर जा रहा हूं, मुझे मेरा पैसा दो। अब 7 से नीचे आ गए तो पब्लिक कंपनी की जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, क्या वो फुलफिल हो पा रही है? बिल्कुल नहीं हो पा रही है। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, और अगर दो प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स थे, उसमें से एक कह रहा है भैया मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, तो बचा एक ही। ठीक है। तो क्या वो प्राइवेट कंपनी है? क्या नहीं। अब प्राइवेट कंपनी के पास ऑप्शन है वो 1% कंपनी बन जाए, लेकिन उसे नहीं बनना है, उसे प्राइवेट ही करना है। तो भाई उसे क्या करना होगा, उसे समय दिया जाएगा कि भाई वापस से प्राइवेट कंपनी में 2 कर और पब्लिक कंपनी में कितना कर, 7 कर। लेकिन मान लो ये कंपनी के मेंबर्स को नॉलेज ही नहीं है। पब्लिक कंपनी 7 लोग होने चाहिए थे, 2 लोगों ने छोड़ दिया, टोटल कितने बचे, 5। अब ये 5 लोग चलाए जा रहे चलाए जा रहे चलाए, उनको पता ही नहीं, उन्हें लगा ठीक है भाई हमारी कंपनी चल रही है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साफ इन्होंने बोला अगर अगर आपके मेंबर्स लिमिट से कम हो जाते हैं तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। हम मौका देंगे ठीक करने का, लेकिन आप उस मौके को तो यूज नहीं कर रहे हो, तो फिर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड से क्या हो जाएगी, स्विच हो जाएगी और अनलिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कंपनी का कुछ भी लॉस होता है, लोन क्रेडिटर कुछ भी लोन अगर उसने दे रखा और नहीं चुका पाती है कंपनी, और हमें पता चलता है भैया कंपनी में तो 5 ही लोग थे, वो फिर 5 लोग पर्सनली लाइबल हो जाएंगे, तो मेंबर की लाइबिलिटी फिर क्या हो जाएगी बच्चा, अच्छी खासी हो जाएगी उस लोन तक की। तो किस केस में, पहला केस क्या बोला, अगर पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी के जो मिनिमम मेंबर्स है उसकी जो लिमिट है वो रिड्यूस हो जाएगी, 7 से कम हो जाएगी या फिर 2 से कम, पहला पॉइंट। दूसरा क्या लिखा है, कंपनी कंपनी कैरी ऑन बिजनेस मोर देन, मतलब हमने समय कितना दिया है तुम्हें, 6 महीने। हमने 6 महीना अच्छा खासा समय दिया है, मेंबर्स को आप बढ़ा सकते हो। अगर लिमिट कम हो गई तो 6 महीने से क्या बोल दिया उन्होंने, मोर, 6 महीने से ज्यादा हो गया है, मतलब 6 महीने तक आपकी मैक्सिमम लिमिट है ऐसे कंपनी चलाने की, मतलब जल्दी से जल्दी नए लोगों को रखो। अगर ज्यादा हो गया, लेस नंबर ऑफ मेंबर्स, जितने भी वो 5 लोग थे, मेरे एग्जाम्पल में 5 लोग थे, वो 5 लोग क्या हो जाएंगे बच्चा, लाइबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, मेंबर आर, क्या लिखा है, कॉन्सिडेंट मतलब उन्हें ये पता थे कि हम 5 हो गए, 2 लोग जा चुके हैं, ऑफ द फैक्ट, अगर वो इस बात से अवेयर है तो, मतलब मेंबर कब लाइबल होगा, जब लिमिट क्या हो जाएगी, रिड्यूस, पहला पॉइंट। दूसरा, 6 महीने से ज्यादा समय हो गया। तीसरा, उन्हें ये बात पता थी। तो ये तीनों कंडीशन अगर साथ में फुलफिल होती है, ये तीनों कंडीशन अगर साथ में फुलफिल होती है, तो मेंबर्स की लाइबिलिटी अब लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड। पहला पॉइंट समझ में आया, केस फॉर्म में आता है। हाँ हाँ, नहीं लीगली इंग्लिश वर्ड है ये, ठीक है, बस मीनिंग अब थोड़ा वो रखेंगे ना अपना स्टैंडर्ड। ठीक है। हाँ बच्चा बोल। हाँ नहीं लगेगा, फिर वो मेंबर लाइबल हो जाएगा, कंपनी नहीं रहेगी। हम ये मानेंगे कि भैया आपने पब्लिक कंपनी होने के लिए भैया 7 होने थे, आपने क्या कर लिए, 7 नहीं रखे, 5 रखे, तो अब आप पर्सनल लाइबल हो जाएंगे, क्योंकि भाई आपने इस बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी किया है, तो सारे के सारे जो डायरेक्टर वायरेक्टर है, ठीक है, उनके लिए आप पर्सनली लाइबल है। कंपनी एग्जिस्ट तो करेगी, आपको पेनल्टी वेनल्टी लगा के वापस से हम मौका देंगे, लेकिन अब आप इस 5 महीने के ड्यूरेशन में, 6 या 7 महीने, जब तक आपने 1 साल तक में जो गलतियां करी, उनके लिए आप पर्सनली बस लाइबल हो जाओगे, हटेगी नहीं। उस पर्टिकुलर काम के लिए नहीं है, बाकी इन जनरल है, पुराने कामों के लिए। कितने हो रहे, अभी अगस्त ही चल रहा है ना, कौन सा मंथ चल रहा है, 8वां चल रहा है ना। चलो, तो टोटल 8 महीने हो गए, ठीक है। 7 लोग थे, लेकिन रिड्यूस होकर कितने हो गए, 5 लोग। ये 5 लोग काम करे जा रहे हैं, इनको पता है, इन्होंने कहा ठीक है चल रही है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर रहा तो हम भी नहीं करेंगे, चलते चलो चलते चलो। तो बच्चा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस बीच जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस बीच जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये 5 लोग क्या हो जाएंगे,
लाइबल हो जाएंगे पर्सनली। अभी तक हम क्या कह रहे थे, कितने का शेयर खरीदा, 100 रुपए का खरीदा, 100 के लिए लाइबल, उससे एक ज्यादा पैसे नहीं मांग सकते। इन्होंने कहा भैया बहुत ज्यादा पैसे मांगेंगे, जिस हिसाब से आपने गलत गलत जो कॉन्ट्रैक्ट किए इस बीच में, उन सब के लिए आप लाइबल हो जाओगे। अगर अगस्त तक, वैसे तो समय कितने तक का दिया है, कितने तक का दिया है, 6 महीने। 6 महीने कब खत्म होते हैं, जनवरी से जून में होते हैं। तो कायदे से जून तक तो हमने मौका दिया था। अगर आपने जून में ही अपॉइंट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने टाइम दिया था। एक तरफ आप काम भी करते जा रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट भी करते जा रहे थे, और दूसरी तरफ आपने अपॉइंट भी कर लिया, तो जून तक अपॉइंट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने अपॉइंट कब किया, जुलाई में किया, ठीक है, 20 जुलाई में। तो 20 जुलाई तक में किया तो आपने गलत किया। हम आपकी कंपनी को खत्म नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको क्या कर रहे हैं, पर्सनली लाइबल कर रहे हैं। पर्सनली लाइबल करें, क्योंकि वो जो गलत कॉन्ट्रैक्ट है उस पर अगर कुछ बात आ जाती है तो उसके लिए आप पर्सनली लाइबल, कुछ बात नहीं आती तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप अगस्त के बाद भी, अगर आप अगस्त के बाद भी किसी को अपॉइंट करते हैं तो आपको बस पेनल्टी पे पेनल्टी पे करके आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और इस बीच जो भी गलत कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए आप लाइबल भी पर्सनली हो जाएंगे। लेकिन कंपनी अभी खत्म नहीं हुई, कंपनी का क्या वाइंड अप कर दिया क्या इन्होंने, इन्होंने कहा हम कंपनी का वाइंड अप नहीं कर रहे, हम आपको बार बार मौके दे रहे। 6 महीने तो प्रॉपर मौका है, कुछ पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन 6 महीने के बाद से पर्सनली लाइबल भी हो जाओगे और पेनल्टी भी अलग पे करनी पड़ेगी जब तक आप किसी और को अपॉइंट ना कर दे। क्लियर है। डायरेक्टर, सॉरी, मेंबर, वो 5 लोग, वो प्रॉपर 5 लोग लाइबल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना 2 लोग को इकट्ठा करो। और कंडीशन है, और कंडीशन क्या है, पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट अगर बीच बीच में आए तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, सरकार को फाइन पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। हाँ, अब मैं वो कह रही हूँ, कंडीशन हमारी क्या है कि अवेयरनेस। अब वो कहेंगे भाई अवेयरनेस कैसे, ये सारी चीजें प्रूफ पर, हम कह रहे हैं हमें नहीं पता था, तो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। हम कैसे मान ले कि तुम्हें नहीं पता था, तो तुमको फंसा दिया, तुम प्रूफ करो। अब जब तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा तो तुम प्रूफ नहीं कर पाओगे, तो यहाँ तुम फंस जाते हो। कोर्ट भी है ना, जज भी बहुत स्मार्ट हो चुके, भैया आप प्रूफ करो, हम क्यों करें कि तुम्हें पता था कि नहीं पता था, ठीक है। फिर आप पे अगर बात आती है तो यस, आपके पास भी एविडेंस नहीं है ना, तो मान लिया जाएगा कि आपको पता था। हाँ, 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 कंडीशनल है, लेकिन पेनल्टी वेनल्टी के लिए तो आप पर्सनली हो, पेनल्टी तो लगेगी फॉर श्योर, लेकिन इस बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं हुआ वो सिचुएशनल है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। हमने क्या पढ़ा कि कंपनी का जो मेंबर है उसकी लायबिलिटी जनरली क्या होती है, लिमिटेड। अभी हमने पहला केस पढ़ा, इस पहले केस में क्या बोला, पहले केस में क्या पढ़ा, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है। अगर रिड्यूस हो जाता है, उन्हें अवेयर था, ये बात पता थी, और 6 महीने से ज्यादा होता है तो ठीक। चलिए, रिमेनिंग मेंबर्स, ये लिखा है रिमेनिंग मेंबर्स लाइबल हो जाएंगे पेमेंट के लिए, होल्ड डेट के लिए, ड्यूरिंग जो भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्या लिखा है, कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, कौन सी वाली कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, अनलिमिटेड कंपनी कौन सी थी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर नहीं है, 3 टाइप के होते हैं, क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दूसरा क्या होता है, गारंटी, और क्या होता है, अनलिमिटेड कंपनी। अगर आपकी कंपनी अनलिमिटेड है, इसका मतलब क्या, पहले से सारे शोल्डर क्या थे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी के दायरे में थे, तो आपकी कंपनी ही दूसरी है, ठीक है। तो कंपनी अगर अनलिमिटेड वाली कंपनी है तो उसमें तो सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही होगी। नेक्स्ट, वेर अ कंपनी बीइंग, क्या लिखा है, इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स, और क्या लिखा है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। फिर क्या लिखा है, सप्रेस करना मतलब छुपाना, ठीक है। आपने कोई मटेरियल फैक्ट्स छुपाए, मटेरियल फैक्ट्स मतलब क्या, इंपॉर्टेंट, आपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छुपाया, या फिर आपने क्या किया, कुछ फ्रॉड करना है आपको, फ्रॉडुलेंट एक्शन किया, ठीक है। तो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स क्या हो जाएंगे, अनलिमिटेड। मैंने कंपनी बनाई, और जब कंपनी बनाई, ठीक है, तुम लोगों ने मुझे गलत गलत डॉक्यूमेंट दे, तुम सारे के सारे कंपनी के मेंबर्स हो, सारे गलत डॉक्यूमेंट वाली हमने कंपनी बना दी। अब कंपनी तो बन गई, बाद में हमें बैकडेट से पता चलता है कि भैया तुम लोग तो वो लोग हो ही नहीं, सही नहीं है, डॉक्यूमेंट ही गलत है। तो अगर इसमें से कुछ भी हमें मिला, क्या मिला कि आपने क्या दिया था, गलत डॉक्यूमेंट दिए थे, इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही नहीं थी, आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमसे छुपाई है, या फिर आपका कंपनी बनाने के पीछे पर्पस क्या था, फ्रॉड करना, तो इन सारे केसेस में मेंबर की जो लाइबिलिटी है, जिन मेंबर्स ने ये सारी हरकतें करी हैं, वो सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएंगी। और जेन्युइन है, कुछ गलत नहीं कर रहे वो लोग, सही कर रहे, भैया आपने फेक कंपनी बनाई थी,
तो आपकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड होगी। आपने फेक कंपनी क्यों बनाई थी? किसी को धोखा दे सके। हम बैंक के पास गए, हमने कहा हमने कंपनी बनाई है, हमें लोन चाहिए, बैंक ने लोन दे दिया, बाद में पता चलता है ये कंपनी सही नहीं है, तो अब कंपनी नहीं, कंपनी के वो मेंबर्स लाइबल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? कितने पॉइंट्स हो गए? पहला क्या था? नंबर ऑफ मेंबर्स जो मिनिमम रिक्वायर्ड है उससे कम हो जाना। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? कंपनी आपने अनलिमिटेड वाली बनाई। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? गलत कंपनी बनाई, फ्रॉड करने के पर्पज से बनाई। ठीक है, चलिए। इन केस ऑफ कंपनी का क्या हो गया? वाइंडिंग अप बोले तो कंपनी बंद हो रही है, क्लोज हो रही है। ठीक है, हमने जानबूझकर ये सब किया। हमने कंपनी बनाया था, मकसद था हमारा कि भैया हमें लोन क्या करने का है, क्या करना है, अपन को लोन लेना है, और हम बैंक वालों को चुकाने वाले नहीं है। तो बैंक को नहीं चुकाना, यही हमारा पर्पस था, और हमने बैंक से लोन ले लिया और कंपनी का वाइंड अप करा दिया जानबूझकर। हम क्या करना चाहते थे? क्रेडिटर्स के साथ क्या करना चाहते थे? डिफ्रॉड। तो आपका पर्पस ही क्या था? डिफ्रॉड करना। किसके साथ? क्रेडिटर्स। तो बस वो लिफ्टिंग आएगा तो मेंबर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी उनकी हो जाएगी। वही बातें आ रही है, बस थोड़ा सा चेंज कर कर कि भाई कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है, पर्सनली लाइबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है, क्या होता है प्रोस्पेक्टस? जो वो आईपीओ लेकर आते हैं, कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो एक प्रोस्पेक्टस बनाती है। उस प्रोस्पेक्टस में सारी अच्छी अच्छी बातें करती है, ताकि हम क्या करें? इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, अब हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने प्रोस्पेक्टस में अगर झूठी बातें लिखी तो गलत है ना भाई। ठीक है, चलो। प्रोस्पेक्टस हैज बीन इशूड किस पर्पज से? डिफ्रॉड करना। ठीक है, जो भी एप्लीकेंट मतलब एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमें इस कंपनी के शेयर्स खरीदने, मतलब इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। ठीक, चलो। तो यहाँ पे उन्होंने बोला वो जो डायरेक्टर नालायक है ना, जिसने प्रोस्पेक्टस झूठा झूठा बनाया है, और किसकी हेल्प ली होगी? सीएस की हेल्प ली होगी ना। तुम्हें वो एज पर लॉ प्रोस्पेक्टस बनाओगे। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में एक पूरा चैप्टर आएगा कैसे बनता है, क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो प्रोस्पेक्टस जो डायरेक्टर ने बनाया है, ठीक है, एवरी पर्सन, क्या लिखा है? every person who has authorized the issue of the prospectus, every promoter or a person referred to an expert, मतलब कौन फंस गया? सीएसबी। हर वो पर्सन जो ऑथराइज था प्रोस्पेक्टस के लिए, हर वो पर्सन जिसको ऑथराइजेशन मिलेगी तो तुम्हें बनाना है, तुम्हें करना है ये सारी चीजें। ठीक है, तो वो सब क्या हो जाएंगे? पर्सनली लाइबल। क्यों पर्सनली लाइबल हो जाएंगे? कुछ बहुत बड़ा गलत काम थोड़ा ना किया है। किया है कि नहीं किया है? धोखा दे रहे हो यार आप, जनता को धोखा दे रहे हो। जनता है ना, उसके उसके राइट के लिए, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तो भैया खुद सरकार बैठी है। ठीक है, चलिए। फेल टू रिपे क्या? डिपॉजिट। पैसा लिया, उठाया मार्केट से डिपॉजिट, और पे नहीं कर पाए। या तो पूरा नहीं पे किया, या तो एक कुछ पार्ट, या फिर आपने क्या नहीं पे किया? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है भाई? लोन लिया कितने का? 1 करोड़ का। कितने का लोन लिया? 1 करोड़। तो हमें इसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ये कह रहे भैया हमने 1 करोड़ दे दिया है, लेकिन क्या नहीं दिया? इंटरेस्ट नहीं दिया। इन्होंने कहा सुनो, या तो आपने प्रिंसिपल नहीं दिया, या तो प्रिंसिपल का छोटा सा पार्ट नहीं दिया, या तो आपने इंटरेस्ट नहीं दिया। हम तीनों केस में डिफॉल्ट ही मानेंगे, तीनों केस में डिफॉल्ट ही मानेंगे। ठीक है, डिपॉजिट हैड बीन एक्सेप्टेड। हमने जानबूझकर ये डिपॉजिट लिया था इस इंटेंशन से, आज मैं इससे पैसा ले रहा हूं ये सोचकर कि मुझे चुकाना तो नहीं है। लेते वक्त ही आपका इंटेंशन क्लियर है, तो साफ इन्होंने बोला है एवरी ऑफिसर। ठीक है, हम किसको धोखा देना चाहते थे? डिपॉजिटर को। तो एवरी ऑफिसर, उस ऑफिसर में सीएस भी फंसेगा। याद करो फर्स्ट चैप्टर, उसमें ऑफिसर की डेफिनेशन पढ़ी थी। केएमपी भी आता है, केएमपी में सीएस आता है। तो एवरी ऑफिसर जिसने इन सब में है ना पार्टिसिपेट किया है, तो रिस्पॉन्सिबल, पर्सनली वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। देखो धीरे धीरे खिसक खिसक के वो ऑफिसर्स में आ चुके। अभी ऊपर हमने कहां से चालू किया था? मेंबर्स। तो सीएस मेंबर है क्या? नहीं। डायरेक्टर मेंबर है क्या? हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन्होंने शुरुआत कहां से करी? एक्सेप्शंस बोला हेडिंग में कि लाइबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, तो मेंबर्स की स्टार्टिंग में बात करी, और धीरे धीरे उन्होंने कहा भैया कभी कभार ये डायरेक्टर नालायक होता है, कभी कभार इसके साथ डायरेक्टर के साथ पूरे ऑफिसर्स होते हैं, वो मिले रहते हैं। तो उन्होंने कहा सब फंसेंगे, डायरेक्टर भी फंसेगा, मेंबर भी फंसेगा, और ऑफिसर भी फंसेगा। सबकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? अनलिमिटेड हो जाएगी। अनलिमिटेड मतलब क्यों ये टर्म यूज किया? क्योंकि भाई कितने का फ्रॉड हुआ है वो हम देखेंगे, तो वो फ्रॉड जितने का भी होगा उन सब के लिए आप पर्सनली लाइबल। अब वो करोड़ों का लोन ही क्यों ना हो। ठीक है, अब करोड़ों की प्रॉपर्टी तो है नहीं, अब क्या करे भाई? फिर जेल जाओ, चक्की पीसो, पत्थर तोड़ो, किडनी बेचो। कितने की? कितना मिल जाएगा पैसा किडनी में? 4-5 लाख मिल जाएगा।
चलो आओ, रिपोर्ट मेड बाय, किसने रिपोर्ट बनाई? इंस्पेक्टर stated the fraud has been taken place, such fraud any director, KMP, ठीक है, अदर ऑफिसर टेक, क्या लिखा है ये? अनड्यू एडवांटेज और बेनिफिट क्या होता है? प्रत्यक्ष, अब पूछने वालों सारे पॉइंट्स, बस खत्म हो गया। लास्ट वाला पॉइंट बोलता है इंस्पेक्टर ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई। इंस्पेक्टर मतलब वो पुलिस इंस्पेक्टर में मत जाना, समय समय पे इंस्पेक्शन करने वाला जो आता है उसे इंस्पेक्टर बोलते हैं। अब जो इंस्पेक्टर है उसने रिपोर्ट तैयार करी और उसे पता चला कि भैया जो ये डायरेक्टर है ना, जो ये केएमपी है ना, जो कंपनी का ऑफिसर है ना, उन्होंने कुछ फ्रॉड किया है। उन्होंने अपने तरीके से अपने फायदे के लिए बहुत सारा है ना लोगों को नुकसान पहुंचाया अपने एडवांटेज के लिए। तो यस, वो सब क्या हो जाएंगे? पर्सनली लाइबल। अब मुझे ये बताओ, पहला पॉइंट किसकी लाइबिलिटी बता रहा था? तुम हेडिंग देखो, एक्सेप्शन लिखा है प्रिंसिपल ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी। इन्होंने कहा कि भाई मैं लिमिटेड बस लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं, उसके एक्सेप्शन की बात करो। तो पहला ही केस बस क्या था? मेंबर को लेकर बोल रहा था। पहला केस मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा बोल रहा है कंपनी अगर अनलिमिटेड है तो फिर से मेंबर। तो पहला भी केस मेंबर, दूसरा भी केस क्या है? मेंबर। तीसरा केस मुझे बताओ, तीसरा केस किसकी बात कर रहा है? अब वो मेंबर की बात नहीं कर रहा, उस ऑफिसर की बात कर रहा है जिसने जिसने गलत इंफॉर्मेशन दी, जिसने इंपॉर्टेंट बातें छुपाई। ठीक है, नेक्स्ट फिर उन्होंने क्या बोला? आपका इंटेंशन क्रेडिटर के लिए है ना, आपने कंपनी का वाइंड अप किया धोखा देने के लिए। वाइंडिंग अप होने के बाद कंपनी के पास कुछ बचेगा नहीं, क्रेडिटर को पैसे भी नहीं मिलने वाले। तो आपका पर्पस क्या है? तो यहाँ पे भी ऑफिसर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट में प्रोस्पेक्टस झूठा बनाया आपने, यहाँ पे भी ऑफिसर आ गया। देन आपने डिपॉजिट लिया ना, उसका प्रिंसिपल दिया ना, पार्ट दिया ना, इंटरेस्ट दिया, यहाँ पे भी ऑफिसर आ गया। और लास्ट वाले केस में उन्होंने बोला कि भाई इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्शन किया, ऑफिसर आए। तो कुल मिलाकर तुम अगर पॉइंट देखोगे तो तीन ही है। पहला मेंबर, वो लिमिट जब उसकी कम होती है और उसको अवेयरनेस है और 6 महीने का टाइम भी पूरा हो चुका है, पहला मेंबर। दूसरा वो मेंबर जो किस कंपनी से बिलोंग करता है? अनलिमिटेड है। और तीसरा उन्होंने क्या बोला? ऑफिसर ऑफिसर ऑफिसर। अब इस ऑफिसर को लेके अलग अलग पॉइंट्स बन सकते हैं। पहला पॉइंट ऑफिसर का क्या बन सकता है? क्रेडिटर को धोखा देना, प्रोस्पेक्टस गलत बनाना, क्रेडिटर को धोखा देना, ठीक है, डिपॉजिटर्स को फ्रॉडुलेंट बनाना, इंफॉर्मेशन इंटेंशन गलत होना। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स अगर तुम देखोगे कॉमन कॉमन वर्ड यूज कर रखे हैं, बस अलग अलग तरीके से दे रखा है, इसीलिए आप तीन ही पॉइंट समझोगे। ठीक है, पहला क्या? मेंबर की लिमिट कम होना वाला, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला। और तीसरा क्या है? पूरे टाइप के जो भी उन्होंने फ्रॉड कर रखे, लोन लिया, डिपॉजिट लिया, प्रोस्पेक्टस गलत बनाया, गलत इंफॉर्मेशन दी, फेक कंपनी बनाया, फ्रॉडुलेंट एक्शन, समझ रहे हो ये सब। लेकिन ये सब क्या तुम एक ही पैराग्राफ में डाल दोगे? पहला दूसरा तो पॉइंट क्लियर है। तीसरा, तीसरा एक हेडिंग आएगी आपकी, कॉमन हेडिंग आएगी और इसके सब पॉइंट्स बनेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज तुम्हें सब एक जैसा ही लगेगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष जो कुछ पढ़ा सब बता जल्दी से। बच्चों वापस समझ में आया ये कंसेप्ट? अब बस हेडिंग बताओ क्या लिखा है? कंपनी अपने नाम से क्या कर सकती है? कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट, पक्का? वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? कंपनी ने। तो क्या शेयरहोल्डर उसके लिए लायबल होंगे? शेयरहोल्डर कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, शेयरहोल्डर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब शेयरहोल्डर ने कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स भी नहीं करे तो उसके सर पे लाइबिलिटी भी आएगी नहीं, जनरल बात है। अब फटाफट देखो, एक रजिस्टर्ड कंपनी के नुकसान फायदे तो बहुत होते हैं, जरा फायदा बताओ, एक काम करो एडवांटेज बताओ जरा। लाइबिलिटी लिमिटेड है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, केस कर सकता है, परपेचुअल सक्सेशन, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े वो सब क्या थे? एडवांटेज थे। अब इन्होंने कहा भाई बहुत हुए एडवांटेज। पहला क्या लिखा है? फॉर्मेलिटीज, और फॉर्मेलिटीज तो पैसा भी लगेगा भाई, फॉर्म कितने भरने पड़ते हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको एक रिलायंस कंपनी दिखाई, किसी भी कंपनी के हम सारे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, तो प्राइवेसी खत्म भैया, नुकसान है 100 रुपए में। अभी आ रही मैं। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? कंट्रोल किसके पास है? पैसा मेंबर का, 10-10 रुपए इकट्ठा करके मेंबर ने दिया, किसको दिया? डायरेक्टर। तो भैया डायरेक्टर ये कह रहे भैया मैनेजमेंट कंट्रोल करने वाला कोई और है, और बहुत डाइवर्सिफाइड है, फैले हुए भैया इतने सारे डायरेक्टर, किसका दिमाग कैसा चल रहा है? तो भाई ये भी एक नुकसान है। नेक्स्ट क्या लिखा है? अब वो डायरेक्टर पब्लिकली अकाउंटेबल है, किसी और का पैसा लेके बैठा है तो भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये एक नुकसान है उसके लिए कि भाई वो अपने हिसाब से डिसीजन भी नहीं ले सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? आराम से फ्रॉड पॉसिबल है ना भाई, उसका थोड़ा ना पैसा लगा, किसी और का लगा है, भाग गया। और कंपनी तो फ्रॉड करने के पर्पज से लोग बनाते भी हैं,
तो ये सारे क्या है, डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो बच्चों आज हमने कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, एडवांटेजेस पढ़े, ठीक है, और डिसएडवांटेज। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, सेकंड पार्ट इसके टाइप्स है। तो सेकंड पार्ट जो इसके टाइप्स है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।